नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गडकरी का बयान रंग लाया, हो ही गया इस्तीफा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब मोदी पर उठ गए सवाल कि आखिर मोदी से नाराजगियां अब शुरू हो गई हैं पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से अब सवाल उठे हैं, पहली बार किसी ने बोलने की हिम्मत दिखाई। लेकिन यह पहली बार नहीं है। पहली बार जब 24 में सरकार आई चुन करके और अल्पमत में आई, बहुमत खो बैठी, तो दलित समाज के एक नेता कर्नाटक के कई बार के सांसद थे, उन्होंने सवाल खड़ा किया था मोदी पर। पहली बार, पहली आवाज जो उठी थी दलित समाज से उठी थी भारतीय जनता पार्टी की, कि इस पार्टी में दलित के नाम पर वोट तो लिया जाता है, लेकिन पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता। चुनाव जीतने के बाद उसको सम्मान नहीं मिलता, एक कोने में फेंक दिया जाता है। उसके बाद नितिन गडकरी ने सवाल उठाई, और जिस अन्नामलाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ है, आखिरकार अभी से कुछ वक्त पहले इस्तीफा मंजूर हो गया। इस वक्त अन्नामलाई प्रेस से बात भी कर रहे हैं और आगे की रणनीति बता रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 4 तारीख को उनका जन्मदिन था, कल जन्मदिन अपना मनाए, और अब पार्टी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकल करके एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले दूसरे शख्स हैं अन्नामलाई। इसके पहले कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेताओं में माने जाते थे। राम मंदिर विवाद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, जब सीएम की कुर्सी से हटे तो, और अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई और भाजपा में फिर से विलय कर दिया था। यह दूसरे शख्स अन्नामलाई तमिलनाडु से होंगे। जिस अन्नामलाई को मनाने का बहुत प्रयास किया गया, अमित शाह ने भी बैठक की, नितिन नवीन ने भी बहुत चर्चा की, लेकिन सफल नहीं हुआ कोई। और आखिरकार अन्नामलाई ने यह कह दिया कि आपके पार्टी में भविष्य नहीं है और आप लोग सत्ता के पीछे भागने वाले हो, और आप लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपकी सुननी पड़ती है, आप किसी की सुनते नहीं, तो हम ऐसी पार्टी में रह सकते नहीं। और अन्नामलाई, आखिरकार अन्नामलाई के इस्तीफे लाख मनाने के प्रयास के बावजूद अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूर करना पड़ा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, और हो ही गया इस्तीफा आखिरकार। और इस वक्त अन्नामलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, गडकरी का बयान रंग लाया। मैंने अभी 2 दिन पहले जो नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर से आने वाले को सम्मान, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने थे, उस दिन नितिन गडकरी का बयान क्या था? उस दिन बयान यह था कि जिसे अपनी इज्जत बचानी है, इस्तीफा देकर के चले जाए, अगर इज्जत बचानी है तो। अब अन्नामलाई ने अपना इज्जत बचाया है, अपनी इज्जत बचाई है अन्नामलाई ने, कि तमिलनाडु में खड़ा होकर के लोगों के सामने वह कह सके कि हम ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं है और न तो आगे होंगे। एक उदाहरण पेश किया है कि जिसमें किसी की सुनी नहीं जाती और जिसमें सिर्फ सत्ता की भूख है, आम जनता के लिए की नहीं करती नहीं है कुछ, वह ताल ठोक करके कहेंगे। अब ऐसे में एडीएमके, जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा है तमिलनाडु की, उसके ऊपर हजारों सवाल उठेंगे और उसके लोग और भी टूटेंगे। और इसे यहां देखिए, बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अन्नामलाई के पार्टी बनाने के पीछे का राज क्या है। यह भी राज मैं आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं। अन्नामलाई ने अपनी इज्जत तो बचा ली, नितिन गडकरी ने भी यह बयान दिया था कि इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के चले जाए, वो उसी में भलाई है। तो नितिन नवीन को इस्तीफा सौंप दिया अन्नामलाई ने, और अन्नामलाई को मनाने की कोशिश भी हुई, अमित शाह द्वारा भी हुई, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। अगर अन्नामलाई किसी घोटाले में, किसी भी चीज में शामिल रहते तो अमित शाह लपेट लिए होते। इसका मतलब साफ पाक थे अन्नामलाई, और हिम्मत दिखा पाए कि हम नहीं रहेंगे आपकी पार्टी में।
यानी कि उन्हें मालूम था कि यह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हम किसी चीज में कुछ है ही नहीं। और अन्नामलाई ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। अब ध्यान से समझिए, एडीएमके एनडीए गठबंधन की हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। एडीएमके 47 सीटें लेकर के तमिलनाडु चुनाव में आई है विधानसभा में, उसके 25 विधायक टूट गए हैं जो सपोर्ट टीबीके को कर दी है। अब उसके 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, 27 हो गए, 25 और 2, 20 बचे हैं। अब एडीएमके के लोग यह जानते हैं कि अब सत्ता तो आना बड़ी मुश्किल है और मोदी के बदनामी की वजह से और भी बदनाम होंगे। अब अन्नामलाई उनके ऊपर हमले करेंगे, राजनीतिक हमले। उनके लोग टूट करके अन्नामलाई के दफ्तर में आएंगे और अन्नामलाई के पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिला, लेकिन अन्नामलाई के लोकल बॉडी पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको वोट मिल सकता है। अन्नामलाई भी खुद एक युवा है अभी, और वह अपने संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा से अलग होकर के किसी ने भी पार्टी बनाई तो सफल नहीं हुआ। जैसा मैंने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया आप दर्शकों को, क्या अन्नामलाई सफल हो जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो पार्टी भी नहीं बनी है। अभी तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्तीफा अभी से कुछ पल पहले इस्तीफा मंजूर हुआ है अन्नामलाई का, यानी कि ऑफिशियल इस्तीफा हो ही गया अन्नामलाई का। अब सवाल यह उठता है, क्या यह इस्तीफा पहली और आखिरी है या इसके बाद इस्तीफे का नंबर लगने वाला है। अब यह बात कहीं ना कहीं मुहर लगती जा रही है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी इस्तीफा जल्द हो जाएगा और वह कांग्रेस की तरफ घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को लेकर के सहानुभूति और अपने बयान लगातार दे रहे हैं। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों को आप दर्शकों को फिर एक बार पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। भाजपा में पूछा नहीं जाता है किसी को, इसके वजह से नाराज है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि वह लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन का कहना है कि कांग्रेस में पंजाब को लेकर उनसे पूछा जाता था, लेकिन भाजपा सीधे ऊपर से फैसले लेती है। आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा और वहां हमेशा मुझसे सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरह संस्कृति है, अलग संस्कृति है। कैप्टन ने केवल ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रधान बनाने का विरोध किया था। इस मामले में भाजपा ने उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। कैप्टन ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं आज भी कांग्रेस को मिस करता हूं। कांग्रेस एक परिवार की तरह है। मैं जब भी फोन करता था वह मुझसे मिल लेते थे, मगर भाजपा में ये सिस्टम नहीं है, किसी से नहीं मिलते। मेरे जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था। हाल ही में मेरे भाई रणधीर के निधन पर भी उनका शोक संदेश आया था, लेकिन भाजपा से किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की, यह कैप्टन कहते हैं। कैप्टन आगे कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर पंजाब में चुनाव को लेकर अकाली दल से गठबंधन के पक्ष में है। वह खुलकर इसकी पैरवी करते हैं। इसके उलट भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम सभी 117 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट है। अब सवाल यह उठता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पार्टी बनाने वाले थे, लेकिन भाजपा में शामिल हो गए। अब नितिन गडकरी के बयान का असर अब होना शुरू हुआ है अपनी इज्जत बचाने का भाजपा से, और अन्नामलाई ने इसकी शुरुआत की है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। इस 240 के अंदर 104 सांसद जो हैं वह दूसरे दल से आए हुए लोग हैं। ध्यान से समझिएगा, भाजपा के पास 240 सांसद हैं। इस 240 सांसद में 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, यानी कि ओरिजिनल भाजपाई 136 है, 136 ओरिजिनल है और 104 दूसरे दलों से आए हुए लोग। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था
कुछ वक्त पहले एक रैली में कि भाजपा के सांसदों का हमारे पास मैसेज आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर वापसी भी करना चाहते हैं, विचारों से सहमत है, वह कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तोड़ने की कभी भी कोशिश नहीं की भाजपा को, कि भाजपा तोड़कर उसमें से अपने दल में लाए, ऐसा कभी भी कोशिश नहीं की और आगे भी उम्मीद नहीं की जा रही है। ऐसे में नाराजगी उन 104 सांसदों में भी है, क्योंकि वह किसी न किसी कारण से गए हैं भाजपा में, वह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से गए हुए। अब 136 भाजपा की बात करते हैं। 136 जो भाजपा के हैं, इसमें 48 आरएसएस के हैं, 48 सांसद आरएसएस के हैं और बाकी जो है वह ओरिजिनल भाजपाई है, जो संघ से उतना ताल्लुकात उनका नहीं है, लेकिन भाजपा में होने के कारण संघ के मुरीद बने हुए हैं। अब ऐसे में संघ के अलग, भाजपा मोदी शाह की भाजपा अलग और दूसरे दल से आए हुए लोग अलग, इन तीनों में संतुलन नहीं है। इन तीनों में संतुलन न होने की वजह से आज तक 2 साल सरकार चलते हुए हो गई, संसदीय दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की नहीं बुलाई गई, जबकि पिछली सरकारों में, नरेंद्र मोदी की ही सरकार में हर हफ्ते संसदीय दल की बैठक होती थी और संसदीय दल का नेता भी चुना गया था नरेंद्र मोदी को। लेकिन इस बार न तो नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और ना तो संसदीय दल की बैठक हुई है और ना तो संसदीय दल का समर्थन है इन्हें। यानी कि डायरेक्ट उस वक्त जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव 240 आने के बाद और एनडीए का समीकरण बनने के बाद उन्होंने डायरेक्ट कह दिया तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी। संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और अब इन सब चीजों को लेकर के अब तस्वीरें निकलनी शुरू हो गई है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। यानी कि इससे यह कहा जा सकता है कि जो अमित शाह जब बैठक कर रहे थे अन्नामलाई के साथ और मनाने की भरपूर कोशिश की गई, इसलिए 3-4 दिन तक इस इस्तीफे को टाल मटोल किया गया। खबरें चली कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, अमित शाह की बैठक हो रही है, बात बन गई है, अन्नामलाई को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, दिल्ली लाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। सोचिए, एक युवा शख्स ने मंत्री पद ठुकरा दिया, बड़े पद को ठुकरा दिया और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जो रूलिंग पार्टी है। यानी कि अन्नामलाई के बातों में दम है। उन्होंने जो आरोप भाजपा पर लगाए हैं कि पार्टी में सुनी नहीं जाती है और पार्टी में आदेश थोपा जाता है और यह सरकार सिर्फ सत्ता के लिए भागती है, बाकी व्यवस्थाओं से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त पीएम दफ्तर के अंदर भी हलचल तेज है। इसका मतलब यह है कि जो व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं, राहुल गांधी ने भी जो आरोप लगाए हैं इस सरकार के ऊपर और जिस तरीके का आरोप लगाए हैं कि अब यह सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा हो सकता है। 2 कारण है जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं विस्तार से, जरूर ध्यान से समझिए और सुनिए, और ऐसा होगा, इन दोनों में से एक जरूर होगा। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की जो बात राहुल गांधी ने कही और कही सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी इस पर बाद में इस टॉपिक पे आएंगे। हम इस टॉपिक पे चर्चा करें, क्या नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा? 2 तरहों से इनका इस्तीफा हो सकता है। 2000 राहुल गांधी 1 साल की बात कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसे 2 तरह से 2 भागों में बांट दीजिए। 2 तरह से इस्तीफा हो सकता है। या तो सरकार गिर जाए तो इस्तीफा हो जाएगा, तो सरकार गिर जाए तो 37 सांसद नीतीश नायडू शिंदे के जो हैं, अब यह मतभेद शुरू हो चुका है। यह 37 चले जाए तो सरकार गिर जाएगी, या फिर अगर यह 37 जाते हैं तो टीएमसी के ऊपर जो डोरे डाल रहे हैं वहां से भी खेल पलट रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और जो 60 विधायक टूट करके गए हुए थे उसमें से ज्यादातर विधायकों का फोन आ रहा है ममता बनर्जी के पास कि हम आ रहे हैं आपके पास,
अब ये वहां से भी खेल पलटता हुआ नजर है। अगर यह खेल पलटा तो वह 20 सांसद नहीं जाएंगे जो आने वाले थे टीएमसी से, या भी अभी से कुछ वक्त बाद बैठक शुरू होने वाली है। उस बैठक की जो खबर आएगी मैं अगले कार्यक्रम में लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा। लेकिन उधर से भी खेल बिगड़ रहा है, इधर से भी खेल बिगड़ रहा है। या तो सरकार गिर जाए तो इस्तीफा होगा, या अगर नरेंद्र मोदी सरकार बचाने में सफल हुए, या 37 अगर जाते हैं और ममता बनर्जी के आ जाते हैं, डीएमके से बातचीत चल रही है तमिलनाडु के अंदर कि डीएमके एनडीए का हिस्सा बन जाए, तो डीएमके के लिए अब चुनौती अन्नामलाई बन जा रहे हैं। अन्नामलाई पार्टी बना रहे, और डीएमके ने अगर भाजपा का साथ दे दिया जो भाजपा के विरोध में थी, तो अन्नामलाई को और विजय थलापति को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि देखिए जो भाजपा के खिलाफ डिलिमिटेशन पर विरोध जता रहा था वही जाकर के समर्थन दे दिया और तमिलनाडु के साथ समझौता कर लिया, तो डीएमके खत्म हो जाएगी। अब असमंजस वाली परिस्थिति में डीएमके आ गई। अचानक परिस्थितियां कैसे पलट रही है, वह जाए या न जाए, जाते हैं तो राज्य की क्षेत्रीय राजनीति समाप्त हो जाएगी। अब असमंजस में आ गए, इधर फिर मोदी फंस गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के 20 आने वाले थे, वह 20 संकट में पड़ गए कि अगर ममता विधायक उनके पास आ रहे हैं, पार्टी नहीं दो टुकड़े बट रही है, और हम अगर चले गए तो फिर हमारे लिए संकट खड़ी हो जाएगी। तो उधर से भी खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में या तो ऐसे सरकार गिर जाए और चली जाए, या फिर सरकार बचाने में 272 के आंकड़े में नरेंद्र मोदी पास हो जाते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा एक ही शर्त पर हो सकता है। नरेंद्र मोदी का प्लान है राष्ट्रपति बनने का। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि जो सरकार आए वह हमें प्रोटेक्ट कर पाए, हमें बचा सके कि सभी मुसीबतों से। तो राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में ही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों का जो चुनाव होगा, उस चुनाव को समाप्त होते ही राष्ट्रपति का चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के नरेंद्र मोदी, जो विश्व के इकलौते पढ़े लिखे इंसान है और ऊपर से टपके हुए, वह राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा शख्स बने जो उनको प्रोटेस्ट कर पाए। तो एक संवैधानिक पद पर, ऐसे पद पर बैठ करके रहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ताकि उनको कोई हाथ न लगा पाए, गिरफ्तार न कर पाए। वह तो बात की बात है कि वह किसी मामले में गिरफ्तार होंगे या नहीं, हजारों मामले उनके खिलाफ बनेंगे जब कुर्सी जाएगी तो। लेकिन सत्ता किसकी रहती है यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा, और सत्ता अगर नहीं बच पाती है तब तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा, और राष्ट्रपति बन पाना भी। अब प्रधानमंत्री बन करके तो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का भंडार कर दिया। अब राष्ट्रपति बन करके कौन सा तीर मारेंगे? तीर कुछ भी नहीं मारेंगे। वह अपनी स्वच्छता, अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं कि हमें ऐसा पद रहे कि हमें कोई हाथ न लगा पाए। बचने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आरोप का आरोप है, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो चाहे आप राष्ट्रपति हो और चाहे आप प्रधानमंत्री हो, सवाल भी खड़े होंगे, केस भी फाइल होंगे। सिर्फ कुर्सी से हटते ही सारे चीज बदल जाएंगे, तस्वीर। लेकिन फिलहाल सरकार बचाने की है। 27 अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है 27। तब तक 1 साल का वक्त है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए। क्या उस वक्त तक सरकार बचेगी? जो परिस्थितियां चल रही है इस वक्त, देश के जो हालात बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अब इस्तीफे के दौर। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। पंजाब का जो थोड़ा बहुत सपना था वो भी सपना खत्म होगा। कांग्रेस लीड में है इस वक्त पंजाब के अंदर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का सपोर्ट कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वह घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या बच पाएगी इस बार? आम आदमी पार्टी पर हजारों सवाल हैं, और आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया संधू बॉर्डर के ऊपर, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। बहुत ही प्रताड़ित किया गया, और जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने नहीं पूरे किए। लास्ट में महिलाओं को देना शुरू किया 4 साल बीतने के बाद, जो 1000 रुपए का वायदा किया था। ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ है वहां, और 5 साल से ज्यादा कोई सत्ता में पंजाब में नहीं रहा है। 5 साल में सरकारें बदली हैं, राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर, दोनों जगह पर ऐसी ही
स्थितियां रही हैं। अब देखना होगा कि बचते हैं या नहीं बचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर फिसलती हुई नजर आ रही है, वह अपना वजूद नहीं बना पा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को तोड़ भी लिया है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अब कांग्रेस वो टीबीके के साथ जा चुकी है, टीबीके को समर्थन देकर सरकार बना चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट डाल सकती है। डीएमके आती है तो फंसती है, और नहीं आती है तो क्या करेगी? क्या इंडिया गठबंधन की हिस्सा रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी? कहते हैं कि अंगूर जब तक गुच्छे में है सलामत है, और गुच्छे से अलग होता है तो वह सड़ जाता है। तो इसका फैसला डीएमके को करना है। डीएमके के स्टालिन जो है कांग्रेस से नाराज इसलिए है क्योंकि कांग्रेस टीबीके को जाकर के सपोर्ट कर दी और इनसे पूछ कर नहीं गई, इसलिए यह नाराज है। और कांग्रेस कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अपना डिसीजन अपने खुद करेंगे, एक क्षेत्रीय पार्टी से पूछ करके हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं चलाते हैं। ऐसे में दोनों में ठनी हुई है। कांग्रेस से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है, अब रिश्ता बनाएंगे या बिगाड़ेंगे फैसला उन्हें करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते ही डीएमके को तुरंत अन्नामलाई और टीबीके को उसका फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और एडीएमके और डीएमके का सूर्यास्त हो जाएगा। अभी तो चुनाव हारे हैं, अब सूर्यास्त हो जाएगा, फिर उदय की उम्मीद नहीं बचेगी। यानी कि अन्नामलाई ने बहुत सोच समझ करके एक रणनीति के तहत एक ऐसा चाल चला है कि अमित शाह के साथ समझौता नहीं किया, और समझौता ना करके भी एक संदेश दिया कि देखो भैया हम साख पाक है, अगर हम गलत रहते तो अमित शाह हमें मनाने की कोशिश की और हम नहीं माने, इस्तीफा वापस नहीं लिए तो हमारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ सकते थे, लेकिन हम साथ हैं इसीलिए वो हमारा कुछ कर नहीं सके, उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एडीएमके जो टूट गई है, एडीएमके से उन्हें नेता मिलेगा, उन्हें एक जाना पहचाना नेता मिल जाएगा जो भाजपा का साथ छोड़ देगा, जो गठबंधन में एनडीए में बनी हुई है। ये डीएमके का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। डीएमके के लिए असमंजस वाली स्थिति हो गई कि इधर जाए या उधर रहे। अब कांग्रेस साथ छोड़ चुकी है, बाकी के लोग जो थे डीएमके के साथ वो अभी साथ छोड़ चुके, विजय थलापति के साथ जा चुके हैं। ऐसे में डीएमके के लिए भी संकट है कि डीएमके का उदय हो पाएगा या नहीं। लेकिन 10 साल से सत्ता में रहने वाली डीएमके अब 10-15 साल तो आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा ही इतिहास तमिलनाडु का रहा, जो सत्ता में रहता है 10 से 15 साल सत्ता में रहता है, 10 साल सत्ता में रहने के बाद डीएमके चुनाव आ रही है और अन्नामलाई को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब पीएम दफ्तर के अंदर इस्तीफा हो गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के इस्तीफा हो ही गया, अन्नामलाई का स्वीकार भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका कर रहे हैं, अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। और पीएम दफ्तर में जो हलचल मची हुई है, अब यह हलचल और तेज होगी। इसके कई सारे कारण हैं। इसके कारण राहुल गांधी के बयानात जो है इस सरकार को बहुत हिलाने वाले हैं। सरकार के अंदर से सरकार की खबरें लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जा रही है। यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं गए हैं, खबरें नहीं जाती थी, हमेशा जाती है। लीडर ऑफ अपोजिशन के पास ब्यूरोक्रेसी खबर देती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी की पकड़ जो थी, जो अंदर की बात बाहर नहीं जाती थी, अब वह चीजें होनी बंद हो गई हैं। 2024 चुनाव के बाद कम होते 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 थे, अब ज्यादा हो गई हैं। अब जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी डर था मोदी का, वह डर खत्म हो गया। वो समझ गए यह डूबती नाव है अब, और पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। तो ब्यूरोक्रेसी में कांग्रेस से भी सहमत रखने वाले लोग हैं, भाजपा से भी सहमत रखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन अब भाजपा के साथ रहने वाले अगर दूर हो जा रहे, पलट रहे हैं और वह सूचनाएं लीडर ऑफ अपोजिशन तक पहुंचा दे रहे हैं, तो फिर यह संकट बड़ा हो जाता है कि सरकार की हर बातें लीक हो जाती है। आखिर राहुल गांधी के पास यह इंफॉर्मेशन आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है इंफॉर्मेशन? ब्यूरोक्रेसी से ही आ रही होगी, तभी तो राहुल गांधी दावे के साथ बोल रहे हैं। और जो आती है, हो सकता है कि खबरें प्लांट भी कराई जाती है, लीक किया जा रहा हो, लेकिन राहुल गांधी जैसा शख्स उन खबरों को पहले वेरीफाई करता है कि क्या यह हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, या फिर इसमें सत्यता है। वेरीफाई करने के बाद
उन बातों पर मुहर लगाते हैं राहुल गांधी और फिर बयान देते हैं। यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। हकीकत यह है कि हमारे देश की राजनीति अमेरिका तय कर रहा है। अमेरिका के ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है जो बड़ी चौंकाने वाली है। आप दर्शक इसे समझिए, सारा समझ जाएंगे आप। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि पहले भारत से हमें नुकसान होता था और हमसे भारत को फायदा होता था, लेकिन अब हमारे माय डियर फ्रेंड मोदी ने अब जो कानून बनाया है उससे अमेरिका को फायदा होता है, भारत को नुकसान होता है। हमारे अच्छे दोस्त हैं मोदी। मोदी अपनी दोस्ती बनाने के लिए भारत को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति यह बात कह रहा है, आधिकारिक तौर पर यह बयान दे रहा है। दूसरा चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पहले अमेरिका से मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 2.5 to 2.7% टैक्स हम अमेरिका को देते थे और अमेरिका का जो सामान आता था हमारे देश में वह 17 to 75% टैक्स लगता था। अब मोदी ने क्या किया, उस 2.7 और 2.5 को 3 पर पहुंचा दिया था। अब वह 18.5% हो गया है। जो 2.7 था वह 18% पे चला गया। मोदी 18% देते हैं। एडिशनल चार्जेज उसने 12% और अतिरिक्त टैक्स ठोक दिया है। तो 18% और 12% कितना हुआ, 30%। जहां भारत 3% दे रहा था वहां 30% दे रहा है टैक्स। किसको, अमेरिका को। हमारे देश से जो सामान जाएगा 30% टैक्स वहां देना पड़ेगा। 100 रुपए का 30 रुपया भरना पड़ेगा। हमारा सामान वहां और महंगा होगा जो कोई खरीदेगा नहीं। दूसरी चीज, अमेरिका जो सामान ला रहा है, अमेरिका का जो 7 से 17.75 तक 7% से लेके 75% तक जो टैक्स था वह सब बड़ा वाला जीरो हो गया। कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। हम लूट रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं और हम लाखों करोड़ के टैक्स अमेरिका को छोड़ रहे हैं और ऊपर से और टैक्स भी उसको दे रहे हैं। यही तो विश्व गुरु का सपना था। यही तो अच्छे दिन है कि लूटे हुए को लूट ले जा। यानी कि हर नीतियों का ऐलान अमेरिका और इजराइल कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा ट्रेड डील हो गया। अमेरिका कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो गया। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत आएंगे। भारत नहीं कर रहा है, अमेरिका ऐलान कर रहा है। तो हमारे देश को चला कौन रहा है, यह सवाल आप दर्शकों के सामने छोड़ करके जाता हूं। जवाब बनाए रखिएगा। राहुल गांधी की बातों में इसीलिए कह रहा हूं कि दम है और देश हमारा बिक चुका है, गुलाम हो चुका है। अब इस पर जो पर्दा डालने की कोशिश, देखिए सोना बेचना बड़ी बात नहीं है। देश से आज भी छिपाया जा रहा है, वह इस देश की दौलत है, किसी नेता की जागीर नहीं है, किसी अधिकारी का जागीर नहीं है। इस देश की विरासत को रखवाली के लिए यह लोग चुने गए हैं और अधिकारी बनाए गए हैं और यह लोग एक षड्यंत्र के तहत बेच रहे हैं। डाटा पूरा साफ है, क्लियर है। बेचा है इन्होंने, जिस डेट का बेचा गया है उस डेट का रिपोर्ट यह लोग नहीं दे रहे हैं। आगे पीछे का दे रहे हैं लेकिन उस डेट का नहीं दे रहे हैं। फंस चुकी है सरकार बहुत बुरी तरह से। कितने दिन रहेगी यह देखना महत्वपूर्ण है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।